Hi guys, in our series of lectures on hepatobiliary system, today we will discuss hepatitis B. So hepatitis B, a very important topic in relation to your PG exams, and this is also topic of social awareness. Hepatitis B is the only hepatotropic virus which contains DNA as a genetic material. और ये DNA कैसा होगा? Partially double stranded DNA. Important point. Rest of the other hepatotropic viruses are having RNA as a genetic material. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक हेपेटाइटिस बी वायरस का स्ट्रक्चर सीम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. वी विल सिंप्लीफाई इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो वायरस हम लोग क्या समझते हैं? वायरस इज असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. तो यहाँ पे भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड आपके पास क्या है? डीएनए. and you have numerous proteins, example surface protein, core protein, and these proteins will behave like antigens and our body will produce corresponding antibodies against these antigens जिनके कुछ diagnostic role होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. काफी कॉम्प्लेक्स वायरस है, कॉम्प्लेक्स चीजें बाद में पढ़ेंगे. लेट्स टॉक अबाउट सिंपल थिंग्स. बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के. 3 प्राइमरीली मोड्स है हमारे पास. पेरेंटल है, देन यू हैव सेक्सुअल एंड थर्ड इज पेरीनेटल. पेरेंटल जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कहूँ पेरेंटल मोड में सबसे इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन रूट आपका है परक्यूटेनियस. व्हाट इज दिस? परक्यूटेनियस. कैसे हो सकता है ट्रांसमिशन? हम लोग कहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे हो सकता है? ऐसा तो है नहीं किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया उसको हेपेटाइटिस बी हो गया. कभी कभी जो डोनर होते हैं, राइट, स्क्रीनिंग फॉल्ट ना भी हो, विंडो पीरियड में होते हैं. अगर आपने वहां पे केवल सरफेस एंटीजन स्क्रीन किया है, आईजीएम एंटीबॉडीज अगर अगेंस्ट कोर एंटीजन नहीं देखा है, तो हो सकता है विंडो पीरियड वाला इंसान ब्लड डोनेट कर दे और जिसको भी ब्लड दिया जाए उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए. सेकेंड, यू हैव आईवी ड्रग एब्यूजर्स. कुछ ड्रगी लोग होते हैं, काफी ऊपर उठ चुके होते हैं लोग नॉर्मल लोगों से. उनको अल्कोहल, चरस, गांजा इन सब से किक नहीं मिलता है, आईवी ड्रग लेने लगते हैं. और लवली पीपल होते हैं वैसे, दे बिलीव इन शेयरिंग एंड केयरिंग. तो एक ने निडल से लिया, उसी निडल से पूरा कोहर्ट लेगा. ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी उनमें से अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या एचसीवी पॉजिटिव है या एचआईवी पॉजिटिव है, तो सब के सब ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे. आईवी ड्रग एब्यूजर्स. एक्सीडेंटल निडल प्रिक इंजरी. मान लीजिए हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, उसकी निडल से तुम्हें प्रिक हो गया, निडल प्रिक. काफी ज्यादा चांसेस हैं, हम लोग कहते हैं 5 to 30% चांस. इसके अलावा भी कुछ और चीजें मॉडर्न एरा में काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैं कहूँ टैटूइंग, ओके, या पियर्सिंग. जितने ज्यादा मॉडर्न होते जाओगे उतना ज्यादा इन सब का शौक होता जाएगा, ये मेरा मानना है. टैटूइंग आजकल एक फैशन है. बॉडी के किसी भी पार्ट पे टैटू बना सकते हो, किसी भी टाइप का टैटू बना सकते हो. कुछ लोग कभी कभी किसी का नाम लिखवा लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसे इरेज कराना हो. ओके. पियर्सिंग, बॉडी के किसी भी पार्ट में पियर्सिंग करा सकते हो. ओके, ये भी एक न्यू ट्रेंड है. अभी हम लोग कुछ पिक्चर्स देखेंगे. मूविंग ऑन टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन. सेक्सुअल ट्रांसमिशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होमोसेक्सुअल्स. अब अगर होमोसेक्सुअल्स की बात किया जाए तो देर आर 2 टाइप ऑफ होमोसेक्सुअल्स. पहले मेल होमोसेक्सुअल्स, हम लोग गे की बात कर रहे हैं, गे पीपल. काफी रोमांटिक पीपल होते होंगे, मुझे ऐसे लगता है, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं अपना रोमांटिक इंस्टांस. ओके, और ये बात भी करते हैं ना तो टंग ट्विस्ट करके बात करते हैं. यू कैन फिगर आउट अ गे बाय सिंपली ऑब्जर्विंग हिज स्पीच. ओके, तो रोमांटिक पीपल होते हैं काफी स्मार्ट लुकिंग, गुड लुकिंग लोग होते हैं, सैवेज पर्सनालिटीज. कभी गे लोगों से मिलोगे तो काफी इंप्रेस होगे, दिस इज माय प्रॉमिस. इसी तरीके से कुछ फीमेल्स भी परवर्टेड हो जाती हैं, राइट. सेक्सियर चिक्स माइट गेट परवर्टेड एंड बिकम लेस्बियंस. तो होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे टिश्यू एब्रेजन वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं. पेरीनेटल इज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. तो हम लोग आगे चल के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की भी बात करेंगे. मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस होता है ट्रांसमिशन का, प्लस डिलीवरी टाइम पे भी. ब्रेस्ट मिल्क से बहुत कम वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं और हम लोग जनरली अलाउ कर देते हैं मदर्स को, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए. कुछ ये रिस्क फैक्टर्स हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. समवन इज वेरी फॉन्ड ऑफ टैटूइंग
इसी नीडल से मान लो किसी और को भी टैटू बनाते हो तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। आईवी ड्रग अब्यूजर्स, राइट? वेरी नाइस टैटू आई मस्ट से, गुड पियर्सिंग वर्क, आई रियली लाइक ऑल दीज पीपल। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, शायद ये गे हैं, ओके? तो इन लोगों में होमोसेक्सुअल्स में भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे हिपेटोट्रॉपिक वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई, एटलीस्ट 5 तो हैं। सब के सब आरएनए कंटेनिंग होते हैं एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, इट हैज़ पार्सली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी का कितना है, सी का कितना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई एक जैसे हैं, दोनों क्या होते हैं, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, दोनों के पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों फीको ओरल रूट से हैं, और हम लोग कहेंगे दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 50 डे के अप्रॉक्स है, तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी आर सिमिलर, दोनों का ट्रांसमिशन पेरेंटल रूट से, दोनों एक्यूट भी करा सकते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी करा सकते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड मोर और लेस 30 डे से 180 डे, 1 मंथ टू 6 मंथ, राइट? ये सबसे एक्सेप्टेड डेटा है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। बात करें अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की, तो किसी भी टाइप के लिवर डिसीज को ये करा सकता है, जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, आगे चल के क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, कॉम्पनसेटेड, डिकॉम्पनसेटेड, लिवर फेलियर हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। इतना कुछ डिस्कस कर लेने के बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। दिस इज सरफेस प्रोटीन, और अंदर चलते हैं एनवेलप प्रोटीन, और अंदर चलते हैं यू हैव कोर प्रोटीन। तो अगर यहाँ प्रोटीन है तो कोई ना कोई जीन भी होगी जो इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रही होगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, HBV DNA। दिस इज योर सरफेस प्रोटीन। हम लोगों ने क्या कहा, सरफेस प्रोटीन है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी, बिहेव करेगी एज एन एंटीजन, सरफेस एंटीजन, देन यू विल हैव एनवेलप एंटीजन, और सबसे अंदर यू विल हैव कोर एंटीजन। तो सबसे ज्यादा डीप कौन है, सबसे ज्यादा डीप कोर है, ओके? हम लोग कहेंगे कि इनमें से कुछ एंटीजन इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद मिलने लगेंगे ब्लड में, कुछ हो सकता है मिले ही ना, कुछ लेट मिले, और इन्हीं के अगेंस्ट कुछ करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज मिलेंगी जिनका काफी डायग्नोस्टिक रोल होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू हैव सरफेस एंटीजन, एनवेलप एंटीजन एंड कोर एंटीजन, एंड इनसाइड कोर you have partially double stranded DNA. Let's move ahead. यहाँ पे क्या फिगर आउट कर सकते हो, सरफेस एंटीजन, एनवेलप एंटीजन, कोर एंटीजन, एंड यू हैव पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब इन्हीं को बनाने के लिए पर्टिकुलरली प्रोटीन्स को कुछ जीन्स होंगी, S जीन, X जीन, C जीन, प्री C जीन। आगे चल के इन जीन्स में म्यूटेशन हो सकता है, इसका मतलब कुछ म्यूटेंट हेपेटाइटिस बी वायरसेस भी होंगे, हो सकता है उनके इन्फेक्शन होने से ज़्यादा सीवियर हेपेटाइटिस हो, ज़्यादा चांसेस हो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के, तो कुछ म्यूटेंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ओके? अगर मान लीजिए मैंने कह दिया सरफेस एंटीजन, तो सरफेस एंटीजन बनाने के लिए यू हैव S जीन, तो हम लोग आगे चल के ए जीन म्यूटेशन या एस जीन म्यूटेशन की भी बात करेंगे, वैक्सीन एस्केप की भी बात करेंगे, ऑकल्ट इन्फेक्शन की भी बात करेंगे। इसके अलावा यू हैव HBE एंटीजन, किससे बनेगा ये, प्री सी जीन से, प्री सी जीन का म्यूटेशन होगा तो हम लोग प्री कोर म्यूटेंट्स की बात करेंगे, एंड यू हैव HBC एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय सी जीन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होंगे, इन जीन के म्यूटेशंस, तो कुछ वेरिएंट्स होंगे जिनको हम लोग कवर करेंगे। डिफरेंट एंटीजन्स हैं, डिफरेंट टाइम में ब्लड में मिलेंगे, और हो सकता है कोई एंटीजन ब्लड में मिले ही ना, तो यहाँ पे इन एंटीजन्स का क्या सिग्निफिकेंस है इसको देखते हैं। सरफेस एंटीजन, फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन ब्लड, ओके, पहला एंटीजन है, और अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है किसी का, ओके, तो हम लोग कहेंगे इट विल इंडिकेट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिविटी। तो ज़्यादातर हम लोग स्क्रीनिंग में क्या चेक करते हैं, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, ओके। कोर एंटीजन, कोर है, काफ़ी डीप है,
कभी भी ये कहाँ नहीं मिलेगा, ब्लड में, नेवर अपीयर्स इन ब्लड। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक क्लू लेते हैं, सरफेस एंटीजन सबसे पहले आया, कोर एंटीजन कभी नहीं आया, बट कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनने वाली है वो सबसे पहले ब्लड में आएगी, देखेंगे। ओके, फिर हम लोग हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन की बात करते हैं, सरफेस के बाद ही अपीयर होगा, भूल जाओ कब अपीयर होगा, ये याद कर लो किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब हेपेटाइटिस बी पर्सन दूसरों के लिए ज़्यादा इन्फेक्टिव होगा, प्लस यहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन ज़्यादा तेज हो रहा होगा। इट सिग्निफाइज एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इनसाइड योर बॉडी। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो हमारी इम्यूनिटी वायरस को कंटेन नहीं कर पा रही है। HBV DNA अगेन मार्कर ऑफ एक्टिव रेप्लिकेशन या वायरल लोड, तो ये क्वांटिटेटिव लोड बता सकते हो इससे, क्वांटिटेटिव लोड। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में किसको एंटीवायरल देना है कि नहीं देना है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा टाइटर ऑफ HBV DNA। एक और एंटीजन देख सकते हो, एक्स एंटीजन, एक्स फैक्टर है ये, तो किसी न किसी चीज़ को ये भी करा रहा होगा। दिस इज मेनली रिलेटेड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आगे चलते हैं, एंटीजन देख लिया, अब एंटीबॉडीज देख लेते हैं। सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी हम लोग क्या कहेंगे, एंटी HBS। यही आपकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती है, यही आपका क्या जनरेट करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी। अगर कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है उसमें एंटी HBS बन जा रहा है, इसका मतलब ही इज गेटिंग क्योर्ड, ही हैज गॉट द क्योर। ओके, किसी को आपने वैक्सीनेट करना है तो क्या चाहोगे, कौन सी एंटीबॉडी बन जाए, जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हो। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन इज द प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी ओवर हियर। हम लोगों ने कहा था कोर एंटीजन कभी ब्लड में नहीं आएगा, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी आएगी वो सबसे पहले ब्लड में आएगी। तो यहाँ पे IgM और IgG दो टाइप की एंटीबॉडीज हैं, यू गाइस नो दिस, IgM अपीयर्स फर्स्ट। तो अगर मान लो किसी में IgM एंटी HBC है, इसका क्या मतलब हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस बी। पहले एक्यूट होगा फिर क्रॉनिक होगा, वेरी सिंपल। अगर किसी में सरफेस एंटीजन के साथ IgG एंटी HBC है तो जी बाद में आएगा, तो हम लोग कह देंगे दिस विल इंडिकेट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, प्रोवाइडेड दैट सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव एंटी HBE होता था तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती थी, यहाँ पे एंटी HBE है तो क्या होगा, इन्फेक्टिविटी कम होगी। और दूसरी चीज़ की है क्या है, वायरस का रेप्लिकेशन कम हो रहा होगा। तो ये आपका एक तरीके से इनएक्टिव स्टेट ऑफ वायरस बताता है। ओके, जो इनएक्टिव कैरियर वगैरह होते हैं वहाँ पे रेलेवेंस है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली एंटीबॉडी कौन सी है, IgM टाइप एंटी HBC। पहला एंटीजन कौन सा आया था, HBS। कौन सी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन। तो हम लोग मान लो किसी को इम्यूनाइज करेंगे तो क्या करेंगे, कोई ऐसा एंटीजन देंगे जिससे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, जिससे पेशेंट को इम्यूनिटी मिले। तो जिनको वैक्सीनेट करते हैं उनमें एंटी HBS पॉजिटिव होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, 10 बार बनाओगे भूल जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या पॉजिटिव आएगा, सबसे पहले पॉजिटिव आएगा सरफेस एंटीजन। फिर उसके बाद मैं कहूंगा सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी पॉजिटिव आएगी, IgM टाइप एंटी HBC। और कब पेशेंट ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, जब एंटी HBS आ जाएगा। तो ये तीन कंपोनेंट इस ग्राफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग अगर बाकी कंपोनेंट्स को छोड़ भी दें तो बाई हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स वी कैन कंक्लूड वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, ओके, और वेदर अ पर्सन इज वैक्सीनेटेड और नॉट। सबसे पहले क्या आने वाला है, फर्स्ट टू अपीयर इज सरफेस एंटीजन, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इज IgM टाइप एंटी HBC। और पर्सन कब इम्यून हो जाएगा, जब एंटी HBS प्रेजेंट होगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट एंटीजन सरफेस एंटीजन, फर्स्ट एंटीबॉडी IgM टाइप अगेंस्ट कोर एंटीजन, एंड विच इज द प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी दैट इज एंटी HBS। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, पहले सरफेस एंटीजन, फिर उसके बाद जब पेशेंट रिकवर हो गया तो क्या पॉजिटिव आ गया, एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन। अगर यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सरफेस एंटीजन। और मैं मान के चल रहा हूँ एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके कि पेशेंट ठीक हो गया, एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट रिकवर हो गया,
रिकवरी इज द रूल इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। अपने आप ठीक हो जाएगा पेशेंट, इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कुछ फल्मिनेंट लिवर फेलियर में चले जाएं। तो सबसे पहले क्या रेज हुआ, सरफेस एंटीजन। धीरे धीरे सरफेस एंटीजन कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि हो सकता है सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगी हो। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अगर पेशेंट ने रिकवर करना है तो सरफेस एंटीबॉडी को बनना पड़ेगा, एंटी एचबीएस। और सबसे पहली एंटीबॉडी भी यहाँ बना लेते हैं, ये लोग दिस एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए, ये हम लोग कहेंगे आईजीएम टाइप एंटी एचबीसी। अब इस पीरियड में ना सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है ना एंटीबॉडी पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट वाली। हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, विंडो पीरियड। दिस इज गैप पीरियड और विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड में अगर डायग्नोसिस बनानी है तो तुम्हें किस चीज से डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, राइट। विंडो पीरियड में यू नीड आईजीएम एंटी एचबीसी, राइट, फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस। विंडो पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज फर्स्ट एंटीजन, दिस इज फर्स्ट एंटीबॉडी एंड दिस इज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी। ओके, अब कुछ और एंटीबॉडीज हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देख लिया। आईजीएम एंटी एचबीसी है तो एक्यूट इन्फेक्शन को डिनोट करेगा, आईजीजी है तो क्रॉनिक, एंटी आईजीई है तो लेस इन्फेक्टिविटी लेस रेप्लिकेशन। तो हम लोगों ने सारे एंटीजन और एंटीबॉडीज को देख लिया है। इसको और शार्पन करते हैं और आगे देखते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया ये ग्राफ है, सबसे पहले यू हैव सरफेस एंटीजन HBsEg, और यहीं पे मैंने कह दिया पेशेंट ठीक हो गया, एंटी एचबीएस बन गया। जरूरी नहीं है कि एंटी एचबीएस बने, जरूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट ठीक हो जाए, राइट, बट 95% तक हम लोग कहते हैं रिकवरी इज रूल। सबसे पहले यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी आई, आईजीएम टाइप एंटी एचबीसी, और फिर आगे चल के किसमें चेंज हो जाएगी, दिस विल चेंज इनटू आईजीजी टाइप एंटी एचबीसी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कई चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर किसी में एंटी एचबीएस आ गया, इसका मतलब अब वो पेशेंट क्या हो गया, रिकवर हो चुका है। अगर उसे कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ तो भी एंटी एचबीएस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो पेशेंट वैक्सीनेटेड है। लेकिन अगर किसी में आईजीजी एंटी एचबीसी आ रहा है जो कि लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसका मतलब पेशेंट को या तो पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है या मौके पे एक्टिव हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक टाइप का है, या हो सकता है रिमोट इन्फेक्शन या क्योर पेशेंट हो। तो इस लॉजिक को हम लोग समझते हैं। ये वाला पीरियड क्या हो जाता है, विंडो पीरियड, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और विंडो पीरियड में आपने डायग्नोसिस किससे बनानी है, आईजीएम टाइप एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर एंटीजन। तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास सिनेरियोज बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और ग्राफ लिया मैंने, मैं यहाँ पे अगर एंटी एचबीएस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे सरफेस एंटीजन को पॉजिटिव दिखाया, दिस इज एचबीएस एंटीजन। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एंटीबॉडी एक आईजीएम एंटी एचबीसी। आगे चल के ये चेंज हो गया एंटीबॉडी किसमें, आईजीजी एंटी एचबीसी। और मैंने कह दिया एक और एंटीजन देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, एक और एंटीजन है HBE एंटीजन। केवल सिंपली हमने तीन एंटीजन को ट्रैक किया। ई एंटीजन क्या बताएगा, काफी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है और वायरस एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहा है। सरफेस एंटीजन का क्या मतलब हुआ, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। आईजीएम जब तक मिलेगा मतलब तब तक एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो हम लोग कह देंगे कि एंटी एचबीएस आया नहीं और पेशेंट अब क्या हो गया है, एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज में चला गया। रिकवरी इज रूल, लेकिन वो 95% तक नहीं है, 5% केसेस तक क्रॉनिसिटी में जा सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए मैं इसको इंटरप्रेट करूं, तो यू हैव पॉजिटिव सरफेस एंटीजन, वेरी सिंपल। और दूसरी चीज क्या पॉजिटिव है, मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं देख रहा हूं आईजीजी एंटी एचबीसी पॉजिटिव। तीसरा चीज हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव। तो क्या हो गया, ये
सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। आईजीजी पॉजिटिव है मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। और यहाँ पे ई एंटीजन पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पे, इन्फेक्टिव है, एक्टिवली वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे हाईली इन्फेक्टिव। क्रॉनिक केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अगर मैं यहीं पे कह देता इसकी जगह एंटी एचबीएस पॉजिटिव है और ई नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो ये रिकवर्ड हो जाता, क्योंकि जब भी एंटी एचबीएस पॉजिटिव होगा मतलब हमें इम्यूनिटी मिल चुकी है। एंटी एचबीएस आर द प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। यहाँ पे एक चार्ट है जिसको हम लोग इंटरप्रेट करें, कहीं पे भी एंटी एचबीएस मिल रहा है, राइट, इसका मतलब पेशेंट क्या है, इम्यून हो चुका है। अब ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, अब यहाँ पे उसको हेपेटाइटिस बी का एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। ओके, अगर मान लो मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैक्सीन से रिलेटेड, तो जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है ना, वो सब यूनिट वैक्सीन होती है। हम लोग पेशेंट में क्या इंजेक्ट करते हैं, सरफेस एंटीजन, पूरा वायरस नहीं इंजेक्ट किया है, केवल सरफेस एंटीजन इंजेक्ट किया है, इसलिए हम लोग कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन। तो इसका मतलब पेशेंट क्या डेवलप करेगा, एंटी एचबीएस। पेशेंट कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कोर एंटीजन इनोकुलेट ही नहीं किया है। लेकिन अगर किसी को वायरस का इन्फेक्शन होगा तो कोर एंटीजन भी जाएगा, ई एंटीजन भी जाएगा, एचबीवी डीएनए भी जाएगा। इम्यूनाइजेशन में सब यूनिट वैक्सीन है, तो केवल सरफेस एंटीजन दिए थे। तो इसका मतलब अगर कोई पेशेंट है उसमें केवल सरफेस एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, तो क्या है, वैक्सीनेटेड है। जैसे इस केस को ले सकते हो, ना यहाँ पे सरफेस एंटीजन है, ना कोर एंटीजन या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, केवल हमारे पास सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो ये आपका क्या केस हो गया, इम्यूनाइज केस हो गया। अब ये इम्यूनिटी सफिशियंट है कि नहीं, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। पास्ट इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रॉनिक, अगर आईजीएम पॉजिटिव है और एचबीएस एजी पॉजिटिव है तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट हेपेटाइटिस बी। यहीं पे अगर एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है, मान लीजिए मैंने इसमें ऐड कर दिया प्लस एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, ये एक्यूट हाईली इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बी। लास्ट केस, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एंटी एचबीएस पॉजिटिव नहीं है, आईजीजी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हो गया, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। अगर मान लो इसी पेशेंट में ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, तो हाईली इन्फेक्टिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। पास्ट इन्फेक्शन, देखो यहाँ पे सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गया, एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हो गया। इसका क्या मतलब है, पेशेंट ने क्या डेवलप कर लिया, वो एंटीबॉडी जो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और आईजीजी तो लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव होगा। तो आईजीजी कहाँ से आया, वायरस से आया। और जब इम्यूनाइज कर रहे थे तो सब यूनिट वैक्सीन थी, हमने आईजीजी दिया ही नहीं था पेशेंट को, तो एंटी आईजीजी एचबीसी बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, रिकवर्ड केस हो गया। ओके, हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंटी एचबीएस भी आपका नेगेटिव हो जाए, धीरे धीरे टाइटर्स कम हो जाए, केवल ये पॉजिटिव आए तो भी आप लोग कंक्लूड कर सकते हो क्या है, पेशेंट पास्ट इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी। कुछ और चीजें इंटरप्रेट करते हैं, पहले एक सिनेरियो लेते हैं ताकि तुम लोगों को लगे कि कुछ समझा है तुम लोगों ने। मैंने कह दिया यहाँ पे कोई पेशेंट है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, साथ में मैंने कह दिया आईजीएम टाइप एंटी एचबीसी पॉजिटिव है, और साथ में मैंने कह दिया एंटी एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो क्या हो गया, पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, आईजीएम है मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, एंटी आईजी है मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट ई एंटीजन, ये क्या हो गया, नॉन इन्फेक्टिव या लेस इन्फेक्टिव एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ओके, तो ई एंटीजन अगर ये होता तो हाईली इन्फेक्टिव होता, ई एंटीजन है नहीं। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्री कोर म्यूटेंट्स होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 जीन्स थी, एस जीन, सी जीन, प्री सी जीन, और हम लोगों ने कहा भी था प्री सी जीन क्या बनाने लगेगी, प्री सी जीन बनाएगी ई एंटीजन, तो हम लोग कह देते हैं एच बी ई एंटीजन। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं प्री सी जीन म्यूटेशन हो जाता है, प्री सी जीन म्यूटेशन हो गया तो ई एंटीजन मिलेगा ही नहीं, ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी, तो हम लोग इन्हीं को कह देते हैं प्री सी या प्री कोर म्यूटेंट्स। तो प्री कोर म्यूटेंट्स की प्रोफाइल क्या होगी, क्यों हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, चलिए मैंने कह दिया इनमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हो गया,
मैंने कह दिया यहाँ पे IgG एंटी HBC पॉजिटिव हो गया, ओके। लेकिन मैं कह रहा हूँ HBE एंटीजन नेगेटिव है। नेगेटिव ही होगा जब उस जीन में म्यूटेशन हो रखा है। ऐसा देखा गया है कि जो प्री सी जीन म्यूटेंट्स होते हैं इनमें HBV DNA टाइटर काफ़ी हाई आएगा, ओके। और ये पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं लिवर सिरोसिस के लिए। तो प्री कोर म्यूटेंट्स भी होते हैं, तो हमेशा वो रूल फॉलो नहीं होगा, ये हाईली इन्फेक्टिव भी होंगे, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ सिनेरियोज ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया कोई पेशेंट है सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, और साथ में मैंने क्या कह दिया IgM एंटी HBC पॉजिटिव है। केवल इतना डेटा है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ये क्या हो गया, एक्यूट हेपेटाइटिस बी। अब ये इन्फेक्टिव है कि नहीं है वो ई एंटीजन पे डिपेंड करेगा, ओके। लेकिन मैंने कह दिया हो सकता है किसी म्यूटेशन की वजह से या नेचुरली वायरल लोड हो सकता है काफ़ी कम हो, इन्फेक्शन बहुत कम अमाउंट ऑफ वायरसेस से हुआ हो सकता है इसका टाइटर नेग्लेजिबल हो, नेग्लेजिबल। लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, ये तभी पॉजिटिव आएगा जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया होगा। तो इवन इफ सरफेस एंटीजन इज नेगेटिव एंड IgM एंटी HBC इज पॉजिटिव, तब भी हम लोग इसको क्या लेबल कर देंगे, एक्यूट हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यही चीज़ तो हम लोग विंडो पीरियड में भी देखते थे, विंडो पीरियड। तो चाहे विंडो पीरियड हो, चाहे किसी में वायरस बहुत कम स्ट्रेंथ में इनॉकुलेट किया गया हो कि वायरस से सरफेस एंटीजन इतनी ना प्रोड्यूस हुई हो कि आप उसे डिटेक्ट कर पाओ, लेकिन यहाँ पे IgM डिटेक्ट हो रहा है, दिस इज एक्यूट हेपेटाइटिस बी इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ सरफेस एंटीजन। पॉजिटिव होता तो भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता, नेगेटिव है तो भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। हम लोगों ने 3 एंटीजेंस की बात की थी और 3 यहाँ पे हम लोग जीन्स की बात करें, S जीन, C जीन एंड प्री सी जीन। प्री सी जीन इंपॉर्टेंट है। सरफेस जीन HBS AG प्रोड्यूस करेगा। कभी कभी इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, हम लोग कह देते हैं S जीन म्यूटेशन या A जीन म्यूटेशन। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, डिफरेंट टाइप का सरफेस एंटीजन बनेगा, हो सकता है हम उसे डिटेक्ट ही ना कर पाएं। दूसरी चीज ये है कि इससे म्यूटेशन से क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, कभी कभी हम लोग मान लो पेशेंट को वैक्सीनेट कर दिए हैं, सरफेस एंटीजन दिया और एंटी HBS बना, लेकिन ये एंटी HBS नॉर्मल सरफेस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकता था, ओके। लेकिन अगर ये म्यूटेंट होगा तो इसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ओके। तो हम लोग कहते हैं अगर S जीन म्यूटेशन है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड पेशेंट माइट डेवलप हेपेटाइटिस बी, क्योंकि वो वायरस ही डिफरेंट टाइप का आ रहा है, ओके। तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे अगर S जीन म्यूटेशन है तो यू गेट वैक्सीन एस्केप, वैक्सीन एस्केप। और दूसरी चीज क्या है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट हिज एंटीबॉडी टाइटर्स आर वे मोर देन नॉर्मल। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो जा रहा है, ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑकल्ट इन्फेक्शन, राइट। एस्टोनिशिंग चीज है ये, वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, ओके। प्री सी जीन म्यूटेंट्स अभी हम लोगों ने देखा है, दे विल नॉट प्रोड्यूस ई एंटीजन, ओके। लेकिन हम लोग अगर DNA टाइटर वगैरह करा के देखेंगे तो काफी हाई आ सकता है, और इनमें क्रॉनिसिटी और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ए जीन म्यूटेशंस हम लोग क्या कह देते हैं, S जीन म्यूटेशन। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वैक्सीन एस्केप का और ऑकल्ट इन्फेक्शन, इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव प्री सी जीन म्यूटेशंस, दोज आर प्री कोर म्यूटेंट्स, प्री कोर म्यूटेंट्स। बाकी चीजें आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हो इतनी नॉलेज से, ओके। क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, सब लोग जानते हो हेपेटाइटिस बी के क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, प्रोड्रोमल फेज होगा, फिर जॉन्डिस आएगा, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेंडर हिपैटोमेगैली होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी किसी भी टाइप का लिवर डिसीज करा सकता है, एक्यूट से लेके क्रॉनिक से लेके HCC से लेके लिवर फेलियर तक। मैंने कहा है अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो यहाँ पे रिकवरी इज रूल, रिकवरी इज रूल।
इसका मतलब अगर रिकवरी इज रूल है तो यू डोंट नीड टू गिव एनी एंटीवायरल्स। हमारे पास एंटीवायरल्स हैं जो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट यूज करते हैं, लेकिन उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में यूज करेंगे, एक्यूट में यूज नहीं करेंगे। ओके, मान लीजिए एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो भी 95% में रिकवरी पॉसिबल है। 5% या 1 to 5% कैन प्रोग्रेस इनटू क्रॉनिक लिवर डिसीज। क्रॉनिक लिवर डिसीज के क्या क्लिनिकल फीचर्स है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आगे चल के लिवर सिरोसिस हो रहा है, ओके, एसाइटिस, टेरिनेल्स, पामर एरिथमा, कैपेट मेडुसी एसेट्रा एसेट्रा, ये सब हम लोग सीएलडी में देखेंगे। अब कब ट्रीट करना है, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो क्या है, रिकवरी इज रूल। यहाँ पे लिख सकते हैं रिकवरी इज रूल। तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा, कोई एंटीवायरल नहीं देना होगा। ओके, तो कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो। क्यों नहीं देना होगा, मान लीजिए कोई पेशेंट एंटीबॉडीज बना रहा है, इतनी सारी एंटीबॉडीज बना रहा है पेशेंट, एंटी एचबीएस, एंटी एचबी, एंटी कोर। अगर तुम यहाँ पे ट्रीट करने लगोगे तो हो सकता है तुम इंटरफियर करो उन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज से, तो जो ठीक होने वाला था अपने आप उसको भी तुमने क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी में यू डोंट नीड टू गिव एनी एंटीवायरल, रिकवरी इज द रूल। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक में भी वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है, अब उसे ट्रीट करना है। पेशेंट के मरने का इंतजार नहीं करोगे। कब ट्रीट करना है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में एंटीवायरल्स तब दोगे जब वायरल लोड हाई हो, जब लिवर डैमेज ऑनगोइंग चल रहा हो, ई एंटीजन पॉजिटिव हो, तो हम लोग कहेंगे तब ट्रीट करोगे जब एचबीवी डीएनए टाइटर ग्रेटर देन 2 इंटू 10⁴ इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल और एसजीपीटी ग्रेटर देन 2x हो। आप लोगों को एसजीपीटी का नॉर्मल लेवल पता होगा। और मान लीजिए एचबीई एंटीजन पॉजिटिव हो, दिस इज डेफिनेट इंडिकेशन टू ट्रीट। कब तक ट्रीट करोगे, हम लोग ट्रीट करेंगे 48 वीक्स तक। पहले हम लोग इंटरफेरॉन्स वगैरह भी यूज करते थे, अब नहीं यूज करते। ओके, लेनिउडिन नॉवेल ड्रग थी, अब इसको नहीं यूज करते। 100 mg दिया करते थे ओडी फॉर 48 वीक्स, लेकिन अब इसके अगेंस्ट काफी रेजिस्टेंस। एंटिकावीर 0.5 mg, टिनोफोविर 300 mg ओडी फॉर पीरियड ऑफ 48 वीक्स। इंटरफेरॉन्स पहले वीकली देते थे, अब ये ऑब्सलीट हो चुके हैं। यू डोंट नीड टू स्टडी इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी एज ऑफ नाउ। अब प्रोफाइलैक्सिस की बात करते हैं। इट कैन बी प्री एक्सपोजर, इट कैन बी पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर जैसे हम लोग पहले से क्या ले लेते हैं, वैक्सीन 3 डोजेस लेते हैं, 1 ml, 0, 1, 6। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ये 1 ml की जगह कितना हो जाएगा, 0.5 ml। वैसे तो बर्थ डोज ही दे देते हैं, आजकल रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट है 0, 6, 10 एंड 14। एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर की बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था निडल प्रिक से भी हो सकता है हेल्थ केयर वर्कर्स में, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से। ओके, होमोसेक्सुअल्स में ज़्यादा कॉमन था, किसिंग वगैरह सेफ है, राइट, अगर किसिंग फ्रेंडली इंसान हो तो। व्हाट एल्स, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में हम लोग कहेंगे एंटीनेटल पीरियड में चांस है, ओके, ड्यूरिंग डिलीवरी है एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी। ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत कम चांस है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग अलाउ कर देते हैं। ओके, अगर मान लो मैंने कह दिया इस पेशेंट को मैनेज करना है, मदर हेपेटाइटिस बी है पॉजिटिव, तो डिलीवरी को प्लान करो एलएससीएस, कम चांसेस हो जाएंगे। ओके, प्लस बेबी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मदर ने वायरस दे दिया होगा। ओके, अब हमें इस वायरस को न्यूट्रलाइज करना है। अगर मैं इसको वैक्सीनेट करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि वहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनी है उन्होंने वायरस को न्यूट्रलाइज करना है, तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे 0.5 ml विच इज इक्विवेलेंट टू 100 इंटरनेशनल यूनिट्स। इंट्रामस्कुलर एक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे देंगे 0.5 ml। दोनों को इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, दोनों को डिफरेंट साइड्स पे देंगे, जैसे एक को राइट थाई पे दे दिया, एक को लेफ्ट थाई पे दे दिया। ओके, हम लोग कहेंगे विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। और आगे चल के वैक्सीन को हम लोग 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे रिपीट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हो गया। बच्चा ऑलरेडी
इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही एक्सपोज हो चुका है, लेकिन उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा अगर तुम एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर दोगे। तो क्या करना है आपने, एक्टिव वैक्सीनेट करना है, पैसिव हेप्टाग्लोब देना है, ओके 0.5 ml। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें दिस इज हेप्टाग्लोब, तो अगर मान लो मैंने किसी चाइल्ड को अटेंड किया, कोई डिलीवरी अटेंड की, मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर प्लस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एट सम डिफरेंट साइट, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। मान लो किसी को निडल प्रिक इंजरी हो गई, तो क्या करना है, अगर पेशेंट इम्यूनाइज्ड है राइट और एंटी एचबीएस टाइटर्स ग्रेटर देन 100 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, तो नथिंग टू वरी, पेशेंट से बोल दो या पर्सन से बोल दो चिल करे, नो नीड टू टेक एनी बूस्टर डोज और एनी एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे एंटी एचबीएस ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 100 है, तो यहाँ पे एक बूस्टर डोज दे सकते हो। इंपॉर्टेंट ये चीज तब हो जाती है जब निडल प्रिक इंजरी हो और एंटी एचबीएस टाइटर्स लो हो, एंटी एचबीएस लो हो, मैंने कह दिया लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट है। अब आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों कराना पड़ेगा, और दोनों कब कराना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज। और यहाँ पे हमें हेप्टाग्लोब लेना पड़ेगा, दिस इज हेप्टाग्लोब। कितना लेना पड़ेगा इसको, एक्टिव में हम लोग कहेंगे वैक्सीन ले लो 0.16, और पैसिव में हम लोग क्या करेंगे 0.6 ml पर केजी हेप्टाग्लोब HBIG देंगे इंट्रामस्कुलरली। अब इसको रिवाइज कर लेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पर्सन, काफी कम चांस है लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे विद इन 14 डेज आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन करवा लेना है। अगर टाइटर्स आपके एनफ नहीं है, कितने एनफ होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, 14 डेज के अंदर। कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे 14 डेज सेफ पीरियड है, राइट, सेक्सुअल एक्टिविटी है तो सेफ पीरियड वैसे भी अगर हम लोग ओवुलेशन से काउंट करें तो 14 डेज होता है, तो यहाँ पे 14 डेज का आपके पास टाइम है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेट कर दो 0.16, पैसिव इम्यूनाइजेशन 0.6 ml पर केजी से इंट्रामस्कुलर हेप्टाग्लोब दे दो HBIG। तो काफी इंपॉर्टेंट है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में भी एक्टिव प्लस पैसिव है। बच्चे को 0.5 ml हेप्टाग्लोब दे दिया, वैक्सीनेट कर दिया, बर्थ डोज 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। निडल प्रिक इंजरी है 7 दिन का टाइम है, ओके, हम लोगों ने हेप्टाग्लोब दे दिया 0.6 ml 0.06 ml पर केजी, राइट, एंड वैक्सीनेट कर दिया हम लोगों ने 0.16, यहाँ पे भी हम लोग क्या 0.06 है, 0.06 ml पर केजी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 14 डेज है, ओके, सेफ पीरियड हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। को इन्फेक्शन क्या है, हम लोग कहते हैं किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस बी हो, पेशेंट ऑल्सो एनकाउंटर्ड हेपेटाइटिस डी वायरस, तो हेपेटाइटिस डी इनकम्प्लीट वायरस है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी के साथ अगर हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन हो रहा है हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज को इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन इज नॉट डेंजरस, एक्यूट हेपेटाइटिस बी में रिकवरी इज द रूल, डी भी आ गया तो भी रिकवरी इज द रूल, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सुपर इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस डी है। मान लीजिए मैंने कह दिया क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, को में मतलब लगभग 7 में हुए हैं, यहाँ पे क्रॉनिसिटी हो रखी है, अब हेपेटाइटिस डी आया, अब ये एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर करा सकता है, डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस करा सकता है, मतलब इसको आपको ट्रीट करना है एग्रेसिवली। एक एमसीक्यू ले लेते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया बट आई थिंक सब कुछ कवर्ड है, जो कुछ मैंने लीव आउट किया है उसको इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि तुम लोग ग्रे मैटर का यूज करते हुए सॉल्व कर लो। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी, HbS-AG। HbS-AG केवल इतना बताएगा कि इंसान हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, दोनों में मिल सकता है। ये बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया, IgM टाइप एंटीबॉडी अगेंस्ट कोर एंटीजन किसको डिनोट करता है, एक्यूट इन्फेक्शन को, तो ये हो गया एक्यूट हेपेटाइटिस बी का बेस्ट मार्कर। C इज फॉर क्रॉनिक, E इज फॉर इन्फेक्टिविटी एंड हाई रेप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, IgM एंटी HBC। अगर मैंने कह दिया HBS एंटीजन पॉजिटिव है और IgM एंटी HBC पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। अगर ये ना भी पॉजिटिव हो, केवल IgM एंटी HBC पॉजिटिव हो, तो भी हम लोग कह देंगे दिस इज एक्यूट।
कब विंडो पीरियड में, और वैसे भी हम लोगों ने कहा था कभी कभी HBS AG के टाइटल्स काफी लो हो सकते हैं. That's all about hepatitis B. In next lecture we will talk about hepatitis C. Bye bye.